नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 15 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। दिवाली के पटाखों से हिमाचल की आबोहवा प्रदूषित। रिपोर्ट के अनुसार 58 से सीधा 92 माइक्रोग्राम पहुंचा स्तर। हिमाचल में दिवाली पर जले पटाखों से प्रदेश की आबोहवा काफी ज्यादा प्रदूषित हुई है। हालांकि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हिमाचल की हवा अभी भी काफी ज्यादा साफ है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिवाली से पहले और दिवाली के बाद हिमाचल में प्रदूषण के स्तर को मॉनिटर किया था। रिपोर्ट के अनुसार दिवाली से पहले के मुकाबले दिवाली के दिन हिमाचल में प्रदूषण का स्तर दोगुना हो गया। दिवाली से पहले हिमाचल में एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां 50 से 58 माइक्रोग्राम था, तो वहीं दिवाली के दिन हिमाचल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 97 माइक्रोग्राम पहुंच गया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 5 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक हिमाचल के एयर क्वालिटी इंडेक्स को लगातार मॉनिटर किया। इस दौरान प्रदेश के 11 शहरों की मॉनिटरिंग की गई है। इसमें शिमला, परवाणु, धर्मशाला, मनाली, डमटाल, सुंदरनगर, पांवटा साहिब, कालाअंब, ऊना, बद्दी और नालागढ़ शामिल है। इनमें शिमला, धर्मशाला सहित 5 शहरों की आबोहवा बिगड़ी है, जबकि अन्य शहरों की हवा लगभग सामान्य के आसपास ही है। शिमला में प्रदूषण का स्तर जहां दोगुना हो गया था, तो वहीं धर्मशाला में प्रदूषण का स्तर करीब 3 गुना तक पहुंच गया था। शिमला में दिवाली से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 39 माइक्रोग्राम था, जबकि दिवाली के बाद यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 78 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया। धर्मशाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली से पहले 44 माइक्रोग्राम था, तो वहीं दिवाली के दिन 140 माइक्रोग्राम तक पहुंचा। एयर क्वालिटी को कई श्रेणियों में बांटा जाता है। इनमें अच्छा 0 से 50, संतोषजनक 51 से 100, मध्यम 101 से 200, खराब 201 से 300, बहुत ज्यादा खराब 301, 400 व 401 से ऊपर की प्रदूषित हवा को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। HDM वर्ष 2022 के मुकाबले कम प्रदूषण। दिवाली पर इस वर्ष प्रदेश का एयर क्वालिटी इंडेक्स दोगुना हो गया, लेकिन 2022 के मुकाबले इस वर्ष थोड़ा कम प्रदूषण हुआ है। वर्ष 2022 में एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रदेश का 97 माइक्रोग्राम था, तो वहीं इस वर्ष हिमाचल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 92 माइक्रोग्राम था। अनाज पर विराजे भगवान रघुनाथ जी, गोवर्धन पूजा कर देव विधि के साथ मनाया अन्नकूट उत्सव, श्रद्धालुओं ने टेका माथा। देवभूमि कुल्लू में भगवान रघुनाथ जी के मंदिर रघुनाथपुर में गोवर्धन पूजा की गई। इसमें भगवान रघुनाथ जी को श्रृंगार करने के बाद अनाज के ढेर पर बैठाया गया और पूजा अर्चना की गई। लिहाजा आराध्य भगवान रघुनाथ की रघुनाथपुर नगरी में गोवर्धन पूजा के मौके पर अन्नकूट उत्सव देव विधि के अनुसार मनाया गया। उत्सव के दौरान भगवान रघुनाथ के मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु उमड़े। अन्नकूट उत्सव पर भगवान रघुनाथ की अनाज के पर्वत पर बैठाकर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर भगवान रघुनाथ को अन्न का भोग भी लगाया गया। इस मौके पर भगवान रघुनाथ जी का श्रृंगार करके चावल का पहाड़ुमा ढेर लगाकर उस पर विराजमान करवाया जाता है। अधिष्ठाता रघुनाथ मंदिर में मंगलवार को अन्नकूट पर्व पर श्रद्धालुओं ने माथा टेका। दूर दूर से लोग रघुनाथ जी के दर्शन के लिए कुल्लू पहुँचे।
रघुनाथ मंदिर में मंगलवार को सुबह की पूजा अर्चना के बाद रसोई तैयार करने का कार्य शुरू हुआ। मंदिर में रघुनाथ को पवित्र स्नान के बाद उनका श्रृंगार किया गया। इस दौरान रघुनाथ जी के जयकारे भी गूंजे। कहा जाता है कि इस दिन भगवान रघुनाथ जी को नया अनाज चढ़ाए जाने से भगवान रघुनाथ जी फसलों की रक्षा करते हैं। HDM भगवान को अर्पित। भगवान रघुनाथ जी के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि इस मौसम में नए चावल और दाल का उत्पादन होता है और उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर रस्म अदा की जाती है। ओडिशा की तर्ज पर होंगी कनूइंग स्पोर्ट्स, विधायक सुधीर शर्मा बोले, एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनेगा कांगड़ा। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिमाचल अब पैराग्लाइडिंग के बाद एक और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े कनूइंग खेल को भी हिमाचल के कांगड़ा से शुरू किया जाएगा। यह दावा विधायक व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने किया है। उनका कहना है कि अभी तक यह एडवेंचर स्पोर्ट्स ओडिशा या उसके आसपास के क्षेत्रों में करवाई जाती है, लेकिन आने वाले समय में इसे पहाड़ में करवाकर सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। इससे धर्मशाला व कांगड़ा जिला को एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बनाया जा सके। इसकी तैयारी भी पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप के बाद से शुरू कर दी जाएगी। एडवेंचर स्पोर्ट्स में पैराग्लाइडिंग के अलावा भी कई तरह के रोमांचक खेल खेले जाते हैं। भले ही एडवेंचर स्पोर्ट्स के अधिकतर खेल खतरों भरे होते हैं, लेकिन इन खेलों में रोमांच भी उतना ही होता है। उनका दावा है कि खेलों के माध्यम से पर्यटन को गति देना आसान है। पैराग्लाइडिंग व कनूइंग सहित अन्य खेलों से भी सैलानियों को पहाड़ की ओर आकर्षित कर क्षेत्र के लोगों को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने का मेगा प्लान तैयार किया गया है। आने वाले कुछ समय में इसके परिणाम धरातल पर दिखने लगेंगे। प्रदेश सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने का ऐलान कर दिया है। HDM एक्सपर्ट टीम तैयार करेगी रिपोर्ट। कनूइंग स्पोर्ट्स पानी में किश्ती की तरह खेला जाता है। जल्द ही एक्सपर्ट टीम को यहां बुलाकर संबंधित क्षेत्रों का दौरा करवाया जाएगा और प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी। पहाड़ में भी अनेक नदियां, नाले और पानी के बड़े बड़े डैम हैं। ऐसे में कनूइंग खेल को पहाड़ के लोगों से परिचित करवाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। विधायक सुधीर शर्मा ने बताया कि उन्होंने कनूइंग को समझकर इस एडवेंचर स्पोर्ट्स को पहाड़ में लाने के लिए एक प्रारंभिक प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि पहाड़ की खड्डों व नदियों में पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, लेकिन कनूइंग को यहां शुरू करना कोई मुश्किल नहीं होगा। कीरतपुरनेर चौक 4 लेन पर गुंडागर्दी, सिरमौर की गाड़ी पर अज्ञात लोगों का हमला, शीशे दरवाजे तोड़े। झंडूता थाना के अंतर्गत कीरतपुरनेर चौक 4 लेन पर सिरमौर जिला से संबंधित कार सवारों पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है। इस दौरान कार में सवार 2 लोगों ने गाड़ी से बाहर निकलकर जान बचाई, वहीं लंबे समय तक सहमे रहे। पुलिस ने झंडूता थाना में नितिन सूर्या निवासी गांव चुनवी तहसील नौहराधार की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता नितिन सूर्या ने थाना में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है कि वह एक अन्य व्यक्ति के साथ रात के समय सिरमौर से हमीरपुर के लिए गाड़ी के माध्यम से जा रहे थे। वहीं रात करीब 12 बजे जब वह बिलासपुर 4 लेन पहुंचे तो यहां पर अचानक ही उनकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया। बताया जा रहा है कि इस कार का टायर ब्लास्ट होने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर 2 बाइक, एक कार अस्थायी नंबर की खड़ी थी। इसके बाद अज्ञात व्यक्ति जो कि उनकी ओर आए और उनके हाथ में डंडे थे।
देखते ही देखते इन अज्ञात लोगों ने गाड़ी के शीशे डंडे से तोड़े और खिड़की व दरवाजे से डंडे मार उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ की। उनकी नजर 4 लोगों पर पड़ी जो बाइक पर आए हुए थे। एक गाड़ी और 2 बाइक के नंबर प्लेट नहीं थे। वहीं जब वे करीब आधे घंटे बाद गाड़ी के पास गए तो गाड़ी के शीशे टूट चुके थे। बाद में उन्होंने गाड़ी को आगे निर्माणाधीन बिल्डिंग के साथ पार्क किया और हमीरपुर चले गए। इसके बाद उन्होंने अब इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसानों को 32.91 करोड़ का भुगतान, प्रदेश भर में 18,728.15 मीट्रिक टन धान की हुई खरीद। प्रदेश के 2,700 किसानों को अब तक धान की फसल का 32.91 करोड़ का भुगतान जारी किया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए गए केंद्रों में अब तक किसानों से 18,728.15 MT धान की खरीद की गई। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 9 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ पोर्टल बुक हो रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए 5,212 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया गया। अब तक किसानों को 5,175 टोकन नंबर जारी किए गए हैं। 2,203 रुपए प्रति क्विंटल धान की फसल का मूल्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 9 मंडियां, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मिलवा जिला कांगड़ा, धौला कुना, पावटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन एवं मार्केट यार्ड तकारला, रामपुर जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जबकि रागी की फसल खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हमीरपुर जिला के पक्का परो और सिरमौर जिला के धौला कुआं, पावटा साहिब और ददाहू में 4 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। मनाली में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां शुरू। सैलानियों के लिए पर्यटन निगम के होटलों में 30% छूट, कारोबारियों की जगी उम्मीदें। बीते दिनों लाहौल स्पीति सहित मनाली व आसपास की पहाड़ियों में हुई बर्फबारी के बाद से पर्यटन कारोबार बढ़े की उम्मीद जगी है। मनाली की और अधिक से अधिक सैलानी पहुंच सके, इसके लिए मनाली के कारोबारियों सहित पर्यटन विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले दिसंबर माह में क्रिसमस व नए साल को लेकर पर्यटन विभाग इस बार भी जहां मनाली में इवेंट करवाएगा, ताकि मनाली घूमने आने वाले सैलानी यहां मनाली के मॉल रोड में विभिन्न तरह की गतिविधियों को करने का आनंद ले सके। पर्यटन निगम के होटलों में भी 30% छूट दी जा रही है, जहां पर मनाली के होटलों सहित नग्गर स्थित कैसल में 30% तक की छूट दी जा रही है, जबकि कुल्लू के सिल्वर मून में 50% तक की छूट मिल रही है। दिसंबर माह के लिए पहले ही एडवांस बुकिंग आनी शुरू हो जाती थी। वह अभी खास पर्यटन निगम के होटलों सहित निजी होटलों में काफी कम है, जहां एक दिन में 3 से 5 हजार वाहन मनाली पहुंच जाया करते थे। अब पूरे जिला की बात करें तो करीब 15 से 1,800 वाहन एक सप्ताह के भीतर पहुंच रहे हैं। नए साल में कारोबार बढ़े की उम्मीद। मनाली में पर्यटन कारोबार को बल मिल सके, इसलिए पर्यटन विभाग भी यहां प्रयास कर रहा है।
हालांकि पर्यटन विभाग ने वर्ल्ड टूरिज्म दिवस पर भी सैलानियों के मनोरंजन के लिए मॉल रोड में काफी बेहतरीन इवेंट आयोजित किए थे। एक बार फिर सैलानियों के लिए क्रिसमस व नए साल में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग की ओर से इवेंट का आयोजन किया जाएगा। नए साल में मनाली आएगी रवीना टंडन। नए साल में बड़े बॉलीवुड सितारे भी दस्तक देने वाले हैं। जी हां, जनवरी माह के बाद यहां बॉलीवुड से कई बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनियां शूटिंग के लिए पहुंचने वाली है। स्थानीय कोऑर्डिनेटर अनिल कायस्था की माने तो जनवरी के बाद रवीना टंडन अपनी वेब सीरीज की शूटिंग के लिए मनाली पहुंच रही है, जहां पर चंबा, कुल्लू मनाली सहित लाहौल स्पीति की वादियों में शूटिंग की जाएगी। इसके बाद बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक आयान मुखर्जी, जिन्होंने हाल ही में फिल्म ब्रह्मास्त्र बनाई थी, वह अपनी नई फिल्म की शूटिंग कई दिनों तक मनाली की वादियों में करेंगे। नए लुक में नजर आएगा कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे। NHAI ने 17 करोड़ की DPR तैयार करके सरकार से मंजूरी को भेजी। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे जल्द ही नए स्वरूप में नजर आएगा। आपदा के दौर में बरपे जल प्रलय के चलते आधा दर्जन से अधिक साइटें नेशनल हाईवे पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। वहां पर वर्तमान में भले ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिंगल ट्रैक वाहनों की आवाजाही के लिए शुरू कर दिया है, लेकिन अब जल्द ही कुल्लू से मनाली नेशनल हाईवे नए स्वरूप में नजर आएगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 17 करोड़ रुपए की लागत से DPR तैयार कर दी है और इसे अमलीजामा पहनाने के लिए केंद्रीय भूतल विभाग को प्रेषित कर दिया है। जल्द ही DPR को मंजूरी मिलने के बाद कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे पर कार्य युद्ध स्तर पर शुरू होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेजिडेंट इंजीनियर अशोक चौहान का कहना है कि जुलाई माह में बरपे कहर के चलते रायसन, पतली कुहल के महीली, 18 मील, ग्रीन बैरियर, आलू ग्राउंड मनाली और क्लॉथ हाउस सहित अन्य जगहों पर नेशनल हाईवे पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, जहां पर वर्तमान में वाहनों की आवाजाही के लिए वन वे किया गया है और दोबारा से ब्यास नदी के साथ सटे इस एरिया को सिंगल ट्रैक वाहनों की आवाजाही के लिए रिस्टोर किया गया है। लेकिन अब जल्द ही कुल्लू से मनाली तक नेशनल हाईवे को नए स्वरूप देने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया प्रारूप तैयार करके मंजूरी के लिए भेज दिया है। भूवैज्ञानिकों के सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बातें सामने आई है कि नेशनल हाईवे किनारे जहां कहीं पर भी रिटेनिंग वॉल लगाई गई है, वहां पर नेशनल हाईवे पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया है और जहां कहीं पर रिटेनिंग वॉल नहीं लगाई गई है, वह एरिया बरसात में जल प्रलय के प्रभाव में आकर ध्वस्त हो गए हैं, जिसके चलते अब नए सिरे से कुल्लू से मनाली तक इस एरिया में रिटेनिंग वॉल सहित पूरी तरह से सुरक्षित और महफूज करने के लिए रूपरेखा तैयार कर दी है और इसे अमलीजामा पहनाने में सर्वेक्षण रिपोर्ट आने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ जुट गई है। हिमाचल विधानसभा में बड़े बदलाव की तैयारी। शिमला धर्मशाला में चल रहा नेशनल विधान अकादमी प्रोजेक्ट पर काम। प्रदेश की विधानसभा में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है। इस बदलाव को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। बदलाव का असर हिमाचल की दोनों विधानसभा शिमला और तपोवन, धर्मशाला में नजर आएगा। विधानसभा प्रशासन इन दिनों नेशनल विधान अकादमी नेवा पर काम कर रहा है। यह बड़ा प्रोजेक्ट फिलहाल पाइपलाइन में है और इसके शुरू होने के बाद विधायकों के प्रशिक्षण से जुड़े कई अहम बदलाव विधानसभा में देखने को मिलेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने नेवा को लेकर चल रहे प्रयासों की समीक्षा की है।
इस बारे में मंगलवार को विधानसभा सचिवालय में ई गवर्नेंस को लेकर बैठक का आयोजन किया है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर नेवा को शिमला और धर्मशाला दोनों जगह लागू करने पर चर्चा हुई है। केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है तो बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि आगामी दिनों में शीतकालीन सत्र का आयोजन होना है। शीतकालीन सत्र का आयोजन धर्मशाला में किया जाएगा। ऐसे में अब शिमला के अलावा धर्मशाला में बने विधानसभा सचिवालय में होने वाले बदलावों की भी समीक्षा शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि समिति की बैठक में लिए गए फैसलों को भविष्य में अमल में लाया जाएगा। इससे पूर्व ई गवर्नेंस और सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति की बैठक दोपहर 12:15 बजे से शुरू हुई। इसमें सदस्य केवल सिंह पठानिया, पूर्णचंद ठाकुर और विनोद सुल्तानपुरी मौजूद थे। बैठक में विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष के निदेशक सूचना और प्रौद्योगिकी संदीप शर्मा, उप नियंत्रक बेनी प्रसाद तंवर और संपादक कार्यवाही और समिति अधिकारी मंजू शर्मा भी मौजूद थी। विधानसभा पुस्तकालय में न्यूज़पेपर क्लिपिंग उपलब्ध। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि विधानसभा पुस्तकालय में सदस्यों के अवलोकनार्थ नियमित रूप से ऑनलाइन न्यूज़पेपर क्लिपिंग की सुविधा जनवरी 2021 से उपलब्ध है। इससे संबंधित समाचार पत्रों का समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास से संबंधित अतीत और वर्तमान का पंफलेट तैयार करने के बाद समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। वे मंगलवार को पुस्तकालय, अन्वेषण और संदर्भ समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हिमाचल प्रदेश विधानसभा पुस्तकालय, अनुसंधान और संदर्भ समिति के कार्यों का समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया। बैठक में समिति के समक्ष विधानसभा सचिवालय ने वर्ष 2022 से 2023 के बजट और क्रय की गई पुस्तकों का ब्यौरा भी दिया। बैठक में सदस्य कुलदीप राठौर और पूर्णचंद ठाकुर के अतिरिक्त विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा और समिति अधिकारी लीना कश्यप मौजूद थी। यह जानकारी उपनिदेशक लोक संपर्क और प्रोटोकॉल हरदयाल भारद्वाज ने दी। दिसंबर के बाद सत्र। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार शीतकालीन सत्र का आयोजन दिसंबर के बाद कर सकती है। प्रदेश में आपदा की वजह से मानसून सत्र में देरी हुई थी। विधानसभा का मानसून सत्र सितंबर महीने में आयोजित हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार अब महज 2 महीने बाद फिर से सत्र की स्थिति में नहीं है। शीतकालीन सत्र धर्मशाला में होगा। इस सत्र पर आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। बीओडी में जमानत पर रिहा छात्रों का पक्ष। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT में 23 अक्टूबर को छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद 2 ड्रग पैडलर के साथ गिरफ्तार किए संस्थान के 2 छात्रों के जमानत पर रिहा होने के बाद प्रबंधन ने दोनों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। बताते हैं कि दोनों छात्रों ने अपनी गलती मानी है और अपनी गलती सुधारने की गुहार भी इन्होंने लगाई है। अब इन पर क्या कार्रवाई की जानी है, उस पर जल्द ही NIT प्रशासन की ओर से फैसला लिया जाएगा। बता दें कि संस्थान के बीटेक तृतीय वर्ष के 2 छात्रों वर्णित वर्मा निवासी घुमान तहसील कुमारसेन जिला शिमला तथा वरुण शर्मा निवासी गत्ताधार तहसील संगड़ा सिरमौर को 23 अक्टूबर को पुलिस ने IPC की धारा 304 के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों छात्रों को 18 दिन बाद 9 नवंबर को जमानत मिल गई थी।
उसके बाद एनआईटी की ओर से 10 नवंबर को बुलाई गई बीओडी की बैठक में दोनों छात्रों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। हालांकि इन दोनों छात्रों को हॉस्टल से बाहर करने का फैसला संस्थान पिछली उस बीओडी में ले चुका है, जिसमें 24 विद्यार्थियों पर कार्रवाई की गई थी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने पिछले दिनों संस्थान के 24 छात्रों पर कार्रवाई की है। अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद प्रबंधन ने संस्थान के 2 छात्रों को 1 साल के लिए कॉलेज से निष्कासित कर दिया है। उनका 1 साल का एकेडमिक सत्र समाप्त कर दिया गया है। 1 साल बाद कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी उन्हें हॉस्टल की सुविधा नहीं दी जाएगी। ये 2 छात्र वे हैं जिनमें से एक से हॉस्टल रूम व दूसरे से बस में पुलिस ने चरस पकड़ी थी। वहीं 10 छात्रों को हॉस्टल से निकाला गया है। इनमें वर्णित और वरुण भी शामिल है। इसके अलावा वे छात्र शामिल हैं जिनका गांधी चौक पर नशे की हालत में वीडियो वायरल हुआ था। वहीं 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें केवल फाइन किया गया है। इनमें वे विद्यार्थी शामिल हैं जो संस्थान के भीतर विभिन्न अनवांटेड एक्टिविटी में संलिप्त पाए गए थे। एनआईटी के मीडिया इंचार्ज राजेश कुमार के अनुसार जमानत पर रिहा हुए दोनों छात्रों का पक्ष बीओडी में सुना गया है। प्रबंधन की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, यह अभी नोटिफाई होगा। पद्धर में 2 मंजिला मकान राख, मरगलू में उठी भयंकर लपटों ने बेघर किए 2 परिवार। पद्धर की ग्राम पंचायत भड़वाहन के गांव मरगलू में आगजनी की घटना से 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य शादी के साथ किसी अन्य समारोह में शरीक होने गए थे। आगजनी की घटना से 2 परिवारों की घर के भीतर रखी तमाम संपत्ति जल गई। आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। सड़क सुविधा न होने के कारण दमकल विभाग की गाड़ी आग बुझाने घटना स्थल नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन सब जलकर राख हो गया। मकान में सुमपति देवी पत्नी स्वर्गीय गुड्डू राम और चुनी लाल पुत्र भूप सिंह का परिवार रहता था। एसडीएम सुरजीत सिंह ने प्रभावित परिवारों को फौरी राहत जारी करते हुए हल्का ग्रामीण राजस्व अधिकारी को नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं पद्धर प्रशासन की ओर से 5,000 रुपए व कंबल आदि प्रभावित परिवार को मुहैया करवा दिए हैं। नवीन की हत्या नहीं, खुद लगाई थी आग, फॉरेंसिक की टीम को मिला सुसाइड नोट। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सरकाघाट उपमंडल के बडाल गांव निवासी मृतक नवीन के जले हुए शरीर से जो जला हुआ पर्स मिला, उसमें पुलिस और फॉरेंसिक की टीम को सुसाइड नोट मिला है। उल्लेखनीय है कि जिस दामाद को पत्नी और ससुरालियों द्वारा जलाकर मौत के घाट उतारने की शंका जाहिर की जा रही थी, उस दामाद के पर्स से सुसाइड नोट मिलने से अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने बताया जा रहा है कि पर्स काफी हद तक जल गया, लेकिन सुसाइड नोट बच गया है। पुलिस ने सुसाइड नोट को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। वहां पर हैंडराइटिंग का मिलान किया जाएगा। उसके बाद ही पुलिस इस एंगल से जांच को आगे बढ़ाएगी। बता दें कि यह सारी घटना नवीन के सैन गांव स्थित ससुराल में घटी है। मृतक नवीन ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, मैं अपने जीवन से परेशान हो चुका हूँ। मेरी पत्नी और बेटी मेरे साथ नहीं रहते, इसलिए मैं यह कदम उठाने जा रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार न ठहराया जाए। मेरी जो भी संपत्ति है वह मेरी बेटी को दे दी जाए। अभी तक हुई पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक नवीन बिस्लेरी की खाली बोतल में पेट्रोल भरकर अपने साथ ले गया था।
उसने ससुराल में खुद पर तेल छिड़का और आग लगा दी। इस दौरान उसकी सास और वहां मौजूद 2 अन्य लोगों ने उसे बचाने की कोशिश भी की। इस घटना में सास भी झुलसी है और मेडिकल कॉलेज नेरचौक में उसका उपचार जारी है। लेकिन पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई शंका शेष न रह जाए। पुलिस अधीक्षक मंडी सौम्या सामशिवन ने सुसाइड नोट मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पहले हैंडराइटिंग का मिलान किया जाएगा और उसके बाद ही इस एंगल से जांच आगे बढ़ाई जाएगी। अभी धारा 302 के तहत मामला दर्ज है और हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। लवी मेले में जायका के लिबास पर सैलानी फिदा, किन्नौरी पट्टी से बने कोट चोली की खूब हुई बिक्री। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के दौरान जायका वानिकी परियोजना के तहत निर्मित लिबास पर आम व्यक्ति और सैलानी खूब फिदा हुए। मेले के दौरान जायका के स्टॉल में किन्नौरी एवं पारंपरिक लिबास की जमकर बिक्री हुई। प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहां पहुंचे लोगों ने किन्नौरी पट्टी से निर्मित कोट, चोली, बास्केट समेत जैकेट की खूब खरीदारी की। यानी कुल मिलाकर कम दाम में क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदकर लोग काफी खुश दिखे। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के अवसर पर 11 से 14 नवंबर तक जायका वानिकी परियोजना के स्टॉल में लगे उत्पादों की जमकर सराहना भी हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यहां किन्नौरी टोपी 400 रुपए, लेडीज बास्केट 1600, जेंट्स बास्केट 1800, किन्नौरी चोली 2500 और किन्नौरी पट्टी वाला कोट मात्र 4500 रुपए में उपलब्ध हैं। इसके अलावा लोकल लहसुन के अचार, लोकल शहद, ढिंगरी मशरूम, किन्नौरी दाक, किन्नौरी राजमा, सूखा पुदीना, कोदे का आटा, चुल्ली का तेल, सूखा बरांश की बिक्री हुई। जायका के तहत विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की ओर से निर्मित इन उत्पादों लवी मेले में तहलका मचा दिया। मेले के समापन अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी जायका प्रोजेक्ट के तहत निर्मित सभी उत्पादों की सराहना की। उन्होंने जायका वानिकी परियोजना के तहत विभिन्न सहायता समूहों को बधाई भी दी। अधिक रही चिलगोजे की मांग। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला रामपुर में इस बार चिलगोजे की मांग सबसे अधिक रही। यहां जायका की ओर से लगे स्टॉल में हर तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग अधिक रही। मक्की का आटा, सूखे मटर, फाफरा, ओगला, चुल्ली का तेल, शहद, चिलगोजा और ड्राई मशरूम की भी खूब बिक्री हुई। बताया गया कि फॉरेस्ट सर्कल रामपुर के 12 सहायता समूहों के उत्पादों पर हर कोई फिदा होते दिखे। रामपुर और किन्नौर डिवीजन के 3 से 3 और आनी डिवीजन के 6 सहायता समूहों के उत्पादों की मांग हर रोज होती रही। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।